ये कहानी मैं आपको अलेक्जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं सिर्फ 15 साल का था। मैं स्कूल से अपने घर के लिए बस का वेट कर रहा हुआ होता हूँ। तभी बस आती है और मैं बस में चढ़ जाता हूँ। बस में चढ़ के मैं पीछे की सीट में जाके अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हुआ होता हूँ। तभी मेरे सीट के बगल में ही एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत आके बैठ जाती है और वो कंटिन्यूसली मेरी तरफ घूरने लगती है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगने लगता है, लेकिन फिर वो मुझसे पूछती है, क्या तुम यहीं के स्कूल में पढ़ते हो? तो मैं बताता हूँ कि हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, 5 स्टैंडर्ड में। और फिर वो मुझसे अपना घर का पता, मेरे परिवार में कौन कौन है, ये सब पूछने लगती है और मैं उनको थोड़ी सी चीज़ बताने के बाद चुप हो जाता हूँ। फिर वो मेरी सिर पे हाथ रखने लगती है और फिर जाने के टाइम में वो मुझे गुड बाय भी करती है। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। और अगले ही दिन फिर से बस में मुझे वही औरत मिलती है और वो मुझसे आज बहुत ही ज़्यादा बात करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे घर आओगे? मेरे घर में कल एक पार्टी है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और ऐसा बोल के वो मुझे बुलाने लगती है और मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाता और उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता हूँ। लेकिन फिर वो मुझे कुछ और भी चीज़ें बताने लगती है कि मेरे इस जगह पे हमारे लिए एक गाड़ी खड़ी हुई है, हमें वहीं से जाना है। मेरे को पहले थोड़ा शक होता है, फिर मैं उनके साथ जाने लगता हूँ। तभी मेरा मॉम का कॉल आ जाता है और मेरी मॉम कहती है कि बेटा जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, आजकल किडनैपिंग के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और किसी के भी साथ कहीं भी मत जाना। ये बात सुन के मेरा दिमाग चकराने लगता है, क्योंकि मैं एक अनजान औरत के साथ उनके घर जा रहा हुआ होता हूँ और वो औरत हंस रही होती है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है और वो गुस्से से मेरे हाथ को खींचने लगती है और गाड़ी की तरफ ले जाने लगती है। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ चुका था और मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ और चिल्लाता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे गाड़ी में बिठा के किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मेरी आवाज़ें सुनकर कुछ लोगों ने वहाँ पे पुलिस को बुला दिया था और कुछ ही दूर जाने के बाद पुलिस के हेलीकॉप्टर्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं और मैं बच जाता हूँ। और मेरे मॉम और डैड वहीं पे आके पुलिस को सारी बातें बताने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक किडनैपिंग ग्रुप से आए हुए बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले क्रिमिनल्स हैं, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे हैं और अब पुलिस फिर से इनको जेल के सलाखों के पीछे डालने वाली है। ये कहानी मैं आपको मैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। आज मैं 60 साल की हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ घटी थी 20 साल की उम्र में, जब मैं और मेरे दोस्त कैंपिंग करने के लिए एक जंगल में गए थे। ये घटना मेरे जहन में ऐसे बैठ गई कि आज तक मुझे इसके बुरे सपने आते हैं। हम लोग रात को कैंपिंग करने के लिए एक जंगल के अंदर जाके कैंप लगाते हैं और फिर बातें करने लगते हैं आग जलाने के बाद। तभी हमें कुछ अजीब सी साउंड सुनाई देने लगती है। ये किसी जानवर की नहीं लग रही थी और पहले तो हम इसे धीरे धीरे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस आवाज़ को सुन के मेरी दोस्त जेनी बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और मेरे बाकी के दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। हमारे हाथ पैर काँप रहे थे। लेकिन फिर मेरा दोस्त जैक कहता है कि ये शायद कोई जंगली कुत्ता हो सकता है। तभी हमें दिखता है कि एक 7 फीट लंबा मॉन्स्टर जंगल से बाहर आ रहा है और जब उसका फेस क्लियर होता है तब हमें पता चलता है कि उसके आँख, कान, नाक कुछ भी नहीं होता है, जिसको देख के हमारे सारे दोस्तों और मैं डर के मारे भागने लगते हैं और वो हमारे ऊपर टूट पड़ता है और फिर हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। मैं और मेरे दोस्त जल्दी से भागने लगते हैं, मैं और मैरी पूरी तेज़ी से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर बिल्कुल स्पाइडर की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ होता है, बहुत ही तेज़ी से हमारे पीछे आ रहा हुआ होता है, जिसको देख के हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से जल्दी एक सेफ जगह खोजने लगते हैं। और मैरी कहती है कि जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए और मैं भी कहता हूँ कि जैक और
क्लोवर को जल्दी से वहां से निकलना पड़ेगा। और फिर क्लोवर की हमें आवाजें सुनाई देती हैं। क्लोवर उस मॉन्स्टर की चपेट में आ चुका था और चिल्ला रहा था, और वो मॉन्स्टर बेदर्दी से उसकी जान ले लेता है। धीरे धीरे करके उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पे उसे ख़त्म कर देता है। हम लोग झाड़ियों में से वो दृश्य देख रहे हुए होते हैं और रो रहे हुए होते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो उस मॉन्स्टर ने हमें फिर से देख लिया है, और धीरे से हम लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जल्दी से जल्दी एक घर की तलाश करते हैं, और हमें एक छोटा सा झोपड़ी मिल भी जाता है। फिर हम लोग वहाँ पे उसके अंदर चले जाते हैं और जल्दी से जल्दी डोर को लॉक कर लेते हैं, और डोर को लॉक करके कुछ अलमारी उसके पास रख देते हैं और एक लकड़ी को उस पर लगा देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उसे ना खोल पाए। लेकिन हमें नहीं लगा था कि वो मॉन्स्टर वहाँ से जाएगा। फिर कुछ देर बाद वो दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। वो मेरी दोस्त जेनी के ऊपर अपना हाथ लगाने ही वाला होता है कि मैं तभी वहाँ पे पड़ी हुई एक लकड़ी से उसके हाथ में ज़ोर से मार देती हूँ, और फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है और मेरे ऊपर अपना हाथ मारने ही जाता है कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। मैं जब आंखें खोलती हूँ तो मैं जंगल के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ी हुई मिलती हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी अपनी घर की तरफ जाने लगती हूँ। अगले रात की सारी घटना मेरे जहन में थी। मैंने अपने मॉम डैड को सारी सच्चाई बता दी और फिर उस घटना को भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज भी सोते समय मुझे वो घटना बार बार याद आने लगती है और मैं सो नहीं पाती। ये कहानी मैं आपको जोशुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं एक डाइवर हूँ और मैं पुलिस की मदद करता हूँ जब कोई भी लाश पानी में डूब जाती है उसको ढूंढने में और उसको बाहर निकालने में। ये भी एक ऐसा ही एक दिन था जिसमें एक लड़के की लाश एक झील में डूब चुकी थी, और बहुत अंदर जाने के बाद हमें उसका शव मिल जाता है जो सच में बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन ये अभी तक सड़ा नहीं था, तो मैं इसके पैरों पे रस्सी को बांध देता हूँ और ऊपर की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन फिर जब मैं उसको देखता हूँ तो वो रस्सी बहुत ही ज़्यादा जल्दी खींची चली जा रही थी। मेरे पास 300 मीटर से भी ज़्यादा लंबी रस्सी थी, लेकिन ये झील इतनी बड़ी तो थी नहीं कि इतनी बड़ी रस्सी लगे। फिर भी मैं देखता हूँ कि रस्सी पीछे नहीं आ रही और मैं उसे खींच रहा हूँ और फिर भी वो रस्सी पीछे नहीं आ रही। मेरा हाथ भी कट गया। अब मैंने सोचा कि अब मुझे इसको काट देना चाहिए, नहीं तो मैं इससे खींचा चला जाऊंगा और मैं मर भी सकता हूँ। तो मैंने उस रस्सी को काट दिया अपने नाइफ से, और फिर मैं ऊपर के बोट के मेरे सहायकों को और मेरे हेल्पर्स को मैं जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या घटा है और मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। और फिर मैं जब ऊपर जाके सभी को ये बात बताता हूँ तो ज़्यादातर लोग तो मेरे पे भरोसा नहीं करते। मेरा एक साथी मुझ पे भरोसा करने लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। वो एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी चीज़ थी जिसने मेरे पूरे रस्सी को ऐसे जकड़ लिया था कि क्या ही बताऊँ। उस दिन के बाद से मुझे डाइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक ऐसी जानवर की परछाई देखी थी जो शायद ही मुझे फिर से कभी देखने मिले। ये कहानी मैं आपको ज़ेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दादी रहती थी। उनको कैंसर की बीमारी थी, और मैं जब भी रात को टॉयलेट करते समय उठता तो देखता कि वो 12 बजे घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं तो जाती है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ। वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी मौत से बच सकती हूँ अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो।
उन्होंने बताया कि मुझे एक जवान लड़की, एक बच्चे और एक औरत की आत्मा उनको सौंपनी पड़ेगी। ये बातें सुन के मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मजाक लगता है मेरे को, लेकिन तभी कुछ दिन बाद एक जवान लड़के और एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर मेरी जो चाची है उनके साथ मेरी इस दादी की मुलाकात हो जाती है और दादी उसके चेहरे की तरफ ऐसे देखती है कि उनको सम्मोहन कर रही है। कुछ दिनों बाद मेरी चाची की हालत कुछ अजीब सी हो गई। वो अकेले अकेले बात करने लगी, गैस खुला छोड़ के घर से बाहर चले जाने लगी। एक दिन तो मेरी मॉम ने बचा लिया, लेकिन फिर उनको अलग अलग आत्माएं उनके बेड पे, उनके रूम पे, उनके बगल वाले फ्लैट में दिखने लगी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगी। और उन्हें हमेशा लगता कि एक 5 साल का बच्चा उनके गले को दबा रहा है। फिर हमें मजबूरन एक फ़ादर को बुलाना पड़ा और फादर ने देखते ही कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है। फिर मेरी चाची को कुछ दिन बाद से उन भूतों का दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर फादर ने एक लॉकेट उन्हें दिया जिससे मदद से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी।